मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। ठीक है। तो आईकॉन का मिशन ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करना, लोगों को हाई टेक स्किल सिखाना और इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ कनेक्ट करना। आईकोर ग्रुप में वर्क इस तरह करता है कि 20 सेशंस हर दिन होते हैं। हफ्ते में एक वेबिनार होता है वीकली, और 2 वीकली वर्कशॉप्स होते हैं। और यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं वो पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, आईएलटीएस के, जीआरई के कोर्सेज होते हैं। इसके साथ साथ डीएसए, लीड कोड और मशीन लर्निंग और डाटा साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और यूट्यूब और फेसबुक पे अवेलेबल है। अगर हम आईकोड गुरु की रिसेंट अचीवमेंट की बात करें तो 700+ इंटरनेशनल अवार्ड विन के आईकोड के स्टूडेंट्स इन हैकाथॉन्स एंड कॉम्पिटिशन। फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन हासिल किए अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन यूएसए। और लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप फॉर जॉब्स अभी विन की। 2025 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो CS50X पजल डे था, उसमें आईकोड गुरु की 2259 टीम्स ने टोटल 9 पजल सॉल्व की। उसके अलावा 240+ मेंटोर्स आईकोड गुरु से सेलेक्ट हुए थे। कोड इन प्लेस स्टैनफोर्ड, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है वॉलंटियर टीचिंग का, इन 2025। 3 आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स थे जो 320 ग्लोबल सिलेक्शन में से सेलेक्ट हुए थे और MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम। और 301 स्टूडेंट्स थे आईकोड गुरु के जिन्होंने गूगल कोड जैम 2023 में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा 3 इंटर्न्स थे जो इतिहाद एविएशन ग्रुप के वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स अबू धाबी में गए थे फॉर इंटर्नशिप, और ये आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स थे। अगर हम थोड़ा सा स्टार्ट देखें कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स 2024 में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जिन्होंने विन की थी, उनकी प्रोफाइल ऐसी थी कि आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी यूनिवर्सिटीज जहाँ से वो बिलोंग करते थे और उनकी यूनिवर्सिटीज में गए। इनका प्रोफाइल में इनका CGPA जो था वो 3.1 से 3.8 के बीच में था। आईएलटीएस इनका 6.5 to 7.5 था। पब्लिकेशन ग्रोथ जीआरई की स्टडी गैप करता था। जिनको स्कॉलरशिप्स मिली थी वो $1100 to $3000 पर मंथ तक की थी। और इनको 100% फ्री में मिला था और उनको बैंक स्टेटमेंट भी $0 शो करा। 2025 में जो स्टूडेंट्स गए हैं यूएसए और फुली फंड स्कॉलरशिप्स, उनकी भी प्रोफाइल कुछ ऐसी थी कि आप देख सकते हैं ऊपर यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से वो बिलोंग करते थे, और ये उनकी यूनिवर्सिटीज में जहाँ वो गए यूएसए। सिमिलरली उनकी भी CGPA रेंज 3.1 से 3.8 थी, IELTS 6.5 to 7.5। कोई पब्लिकेशन, कोई जीआरई नहीं था। स्टडी गैप 15 ईयर्स तक का एग्जिस्ट करता था, और उनको फुली पेड स्कॉलरशिप 100% लेबर, जीरो बैंक स्टेटमेंट शो कराने से मिली। और उनकी जो स्टाइपेंड था दैट वाज 1100 से $3000। मैम सॉरी टू तो इंटरप्ट, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही? बहुत बहुत ज़्यादा मध्यम है। अब आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही। ओके। सो अगर हम बात करें कम्युनिटी स्टैट से रिलेटेड, तो एक आईकोड गुरु की कम्युनिटी इस तरह इंक्रीज हुई है ओवर द इयर्स। 2021 से 2023 में अराउंड 20 के लोग आई कम्युनिटी में शामिल हुए हैं। और स्टैनफोर्ड कोन प्लेस में तब 11 टीए सेलेक्ट हुए थे और हार्वर्ड पजले में 18 टीम्स सेलेक्ट हुई थी। 2024 में और इंक्रीज होती गई। और इस तरह 2025 में लेटेस्ट स्टैट्स ये हैं कि स्टैनफोर्ड कोल्ड प्लेस में 240+ टीए थे और हार्वर्ड पजल डे में 259 टीम्स थी जो आईकोड गुरु की गई थी।
और इस साल ये प्रोजेक्शन और भी ज्यादा हो जाएगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड अगर आपने आईकोड गुरु को ज्वाइन करना है तो आप इस वेबसाइट पर ज्वाइन कर सकते हैं, www.icode.guru/join। और फेसबुक चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स भी यहाँ पे मेंशन। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इंट्रोडक्शन। और मैं ये कहूँगी कि जो आपने बातें कही हैं, मैं इनका पार्ट रही हूँ, और इन्हीं का एक पार्ट बन के पिछले 1 साल से 1.5 साल से मैंने अपनी प्रोफाइल पे काफ़ी मेहनत की थी। और अब मैं यूएस में पीएचडी कर रही हूँ। तो अगर कोई जो भी सीरियस है अपने गोल्स को लेके, वो आईकोड के साथ जुड़ा जुड़ा रहे, मेहनत करता रहे, इंशाल्लाह ही और शी विल अचीव द गोल्स वेरी सून इंशाल्लाह। यस, मैं अपनी इंशाल्लाह। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। जी समीन, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलामुअलैकुम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल यह है, जितना मतलब हमें दिया था यहाँ पढ़ाया था, हमें इसके अलावा मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैम हम हमसे मैंने क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन ले लेंगे अगर आप स्टार्ट कर लें अभी। चलें ठीक है मैम। समीन आप अपना क्वेश्चन चैट में लिखते हैं, हम वहां से पढ़ लेंगे। अभी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी। चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हमारा जो है वो बहुत बेसिक से हम शुरू करेंगे, जो कि कोर है डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स का। व्हाट इज टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और ये मैटर क्यों करती है। अगर हम इसके नाम को देखें, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और इससे क्या हमें पता चलता है कि एल्गोरिदम कुछ टाइम लेते हैं चलने में और कुछ स्पेस लेते हैं। स्पेस मतलब हमारे कंप्यूटर में मेमोरी होती है, और मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए होती है डेटा को, इनपुट को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। लेकिन हमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत पड़ती क्यों है? कोई बताएगा? सर आकिब। मैम एफिशिएंसी देखने के लिए कि हमारा एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है। एग्जैक्टली exactly। हमने डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम बनाए ही इसीलिए, ताकि हम अपने डेटा को एज फास्ट एज वी कैन प्रोसेस कर सकें, कम से कम स्पेस लेके। इसलिए हम लोगों ने नए नए डेटा स्ट्रक्चर्स बनाए और नए नए एल्गोरिदम्स बनाए। जब हम कोई एल्गोरिदम लिखते हैं तो असल सवाल ये होता है कि ये एल्गोरिदम कितनी तेजी से काम करेगा और ये कितनी मेमोरी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। हमें ऐसा कोई एल्गोरिदम चाहिए होता है कि जो फास्ट काम करे और कम से कम हमारी मेमोरी जो है वो यूज़ करे। अगर तो हमारा डेटा बहुत छोटा है ना, तो शायद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर डाटा लाखों या करोड़ों आइटम्स का हो, तो एल्गोरिदम की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेट सपोज हमने अपने कंप्यूटर के लिए अपने कंप्यूटर में एक जो है एल्गोरिदम लिखा। वो एल्गोरिदम जो है वो प्रोसेस कर रहा है हमारी क्लास के किसी डेटा को, जो कि बहुत छोटा सा, क्लास में लेट सपोज 20 या 30 बच्चे बस पढ़ते हैं। तो वो एल्गोरिदम वहां तो काम करेगा। लेट सपोज सर्च का एल्गोरिदम है, वो फटाफट क्लास के किसी एक बच्चे को सर्च कर लेगा, चाहे उसको 1 बाय 1 सर्च करना पड़े। लेकिन अगर हम वही सेम एल्गोरिदम जो है वो नादरा के डेटा पे लगा दें, उसको मंथ्स और मे बी इयर्स लग जाएंगे एक बंदे को सर्च करने में। इसलिए टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है एल्गोरिदम्स की जहाँ पे बात आती है।
अगर हम इसकी एक दूसरी एग्जांपल लें कि अगर गूगल को हर सर्च के लिए लेट सपोज 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, तो बहुत से लोग हैं, आई थिंक कि 99% जो लोग हैं ना वो गूगल इस्तेमाल करना भी छोड़ देंगे। इसलिए हमें एल्गोरिदम्स को मैयर और एनालाइज करना पड़ता है। इस एनालिसिस को हम कहते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम सेपरेटली बात करें, पहले हम देखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अगर इसकी हम जो है प्रॉपर डेफिनेशन पे जाए, तो वही है द अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिदम टेक्स टू कंप्लीट एज अ फंक्शन ऑफ इट्स इनपुट साइज एन। इट measures द नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म rather than द एक्चुअल क्लॉक टाइम। अब इसका क्या मतलब है? इससे मुराद है कि किसी एल्गोरिदम को कंप्लीट होने में कितना वक्त लगता है जब इनपुट साइज एन बढ़ता जाता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम क्लॉक टाइम मैयर नहीं कर रहे, क्योंकि मुख्तलिफ कंप्यूटर की स्पीड मुख्तलिफ होती है, प्रोसेसर हर कंप्यूटर का डिफरेंट होता है। इसलिए हम ऑपरेशन की तादाद को मैयर करते हैं। इनपुट आ रही है, उस पर कुछ ऑपरेशंस लग रहे हैं, तो हम इसलिए ऑपरेशंस की तादाद को मैयर करते हैं। यानी हम देखते हैं कि एल्गोरिदम कितनी बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैयर करते हैं। अगर हम इसकी एक एग्जांपल ले लें कि हमारे पास एक कांटेक्ट लिस्ट है, उसमें हमारे सारे दोस्तों के नंबर सेव हैं, और हमने उसमें अपने एक किसी दोस्त का नंबर जो है वो ढूंढना है। अब इसके पॉसिबली जो है ना कुछ तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है कि अगर तो हमने सारों के जो हैं नंबर्स उनके नाम से सेव किए हुए हैं, तो हमारी लिस्ट जो होगी वो सॉर्टेड भी होगी, इंडेक्स्ड भी होगी। लेट सपोज हमने A to Z सारे नाम सेव किए हुए हैं। आपके दोस्त का नंबर M से स्टार्ट हो रहा है, आप फटाफट जाओगे M के इंडेक्स पे और आप वो नाम ढूंढ लोगे, वो कांटेक्ट ढूंढ लोगे। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इंस्टेंटली एक्सेस हो जाएगा और बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट तरीका है। ठीक है, अब इसका जो है, हमने इसको सर्च किया कांस्टेंट टाइम में, हमें डायरेक्ट उसकी लोकेशन पता थी, हम वहां गए, हमने वो कांटेक्ट उठाया, हमारी कोई उसमें जो है मेहनत नहीं लगी, हमने बस सोचा कि ये सॉर्टेड लिस्ट है, हमें इसका इंडेक्स पता है, हम जाएंगे और इसका जो है कंटेंट उठा लाएंगे। इसलिए हमें इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता चल गई कि ये तो कांस्टेंट टाइम में हुआ, तो बिग O ऑफ 1। इस नोटेशन को जो ओ लिखते हैं हम, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस ये बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जिस एल्गोरिदम का फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो उसको 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट टाइम में, बिग ऑफ 1 में। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमने जो है ना कांटेक्ट लिस्ट में नाम सेव नहीं किए, हमने सिर्फ रैंडमली नंबर सेव किए हैं। ठीक है, अब हमें एक एक करके ना लिस्ट को चेक करना पड़ रहा है। ये नंबर हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, जब तक आपको करेक्ट नाम नहीं मिल जाता। ठीक है, हम 1 बाय 1 सर्च करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और वो हम लीनियरली जाते रहेंगे जब तक हमें वो नाम और कांटेक्ट नहीं मिल जाता। इसको हम क्या कहेंगे, बिग ऑफ एन। मतलब हम 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं। अब एन का यहाँ पे मतलब क्या बन रहा है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास एन जो है वो 10 है, हमें 10 के 10 जो है नाम चेक करने पड़ेंगे ढूंढने के लिए। अगर एन 20 है तो हमें 20 नंबर्स जो हैं वो चेक करने पड़ेंगे। इस तरह जितनी इनपुट साइज होगी हमें उतनी स्पेसिस को चेक करना पड़ेगा। इसलिए इसको लीनियर टाइम में हम लेते हैं, और इसकी टाइम, इस तरह के फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ एन होती है। अब इसका एक और तरीका क्या हो सकता है कि हम बाइनरी सर्च यूज कर लें। बाइनरी सर्च, अगर आपको आइडिया नहीं है तो बाइनरी सर्च एक एल्गोरिदम है। अ, जी सर मोहसिन। अच्छा मैम, ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ आइटरेशन होती हैं वो बेसिकली हम उसको टाइम एज्यूम कर सकते हैं। डिपेंड करता है
कि आप आइट्रेशन एक सिंगल लूप में कर रहे हो या लूप विद इन लूप में कर रहे हो, उसको आप एनालाइज करो और फिर आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करो। हम आगे देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के जो स्टेप्स होते हैं। ठीक। ठीक है, हम थे बाइनरी सर्च पे, कि बाइनरी सर्च एक एल्गोरिदम होता है। और ये एल्गोरिदम क्या करता है कि सर्च करता है एक सॉर्टेड लिस्ट पे। वो लिस्ट जो है, वो इनपुट जो है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। सॉर्टेड लिस्ट पे ये हम एल्गोरिदम लगाते हैं और ये क्या करता है कि हर स्टेप में इनपुट साइज को 2 पे डिवाइड करता जाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई लिस्ट है, कॉन्टेक्ट लिस्ट है जो कि अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है, तो हम बाइनरी सर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 100 कॉन्टैक्ट्स हैं। हम दरमियान से शुरू करेंगे, फिर आधा डेटा रह जाएगा, फिर दोबारा आधा डेटा रह जाएगा, और फिर उसका हाफ रह जाएगा। बेसिकली इस तरह होगा कि वो दरमियान पे जाएगा, देखेगा कि सपोज, सॉरी, हमें 50 सर्च करना था। ठीक है, अब 50 तो मेरे जो रिजल्ट आ रहा है ना उससे छोटा है, तो वो लेफ्ट साइड पे सर्च करना शुरू कर देगा। अगर बड़ा आ रहा है वो राइट साइड पे सर्च करना शुरू कर देगा और लेफ्ट वाले डेटा को डिस्कार्ड कर देगा। इस तरह हर स्टेप पे वो हाफ में डिवाइड करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। इस तरह ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। और हमें पता है कि जो एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे बाइनरी सर्च है, और वो हाफ हाफ डिवाइड करता जाता है हर स्टेप पे इनपुट को, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो लॉगरिथमिक में चली जाती है। लॉग का आपको अंदाजा होगा कि लॉग जो होता है वो हर स्टेप पे, जब हम 2 पे डिवाइड करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, उस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग में चली जाती है, मतलब हाफ को रिप्रेजेंट करता है ये। प्रॉब्लम जो है वो एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हुई जाता है, बाय हाफ हो जाता है, बाय 1/3, बाय 1/4 इंस्टेड ऑफ लिनियरली। तो इसको हम इस तरह के एल्गोरिदम्स की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉगरिथमिक में लेते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और तरीका आ जाता है, जैसे कि डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, हीप सॉर्ट हो गया, ये डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है। ये अब क्या करते हैं, ये टाइम जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं, और सॉल्व करने के साथ साथ मर्ज भी करते रहते हैं, डेटा को प्रोसेस भी करते रहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो लीनियर अरिथमिक टाइम में चली जाती है। मतलब वो प्रोसेस भी कर रहे हैं, डेटा को डिवाइड भी करते जा रहे हैं। अब डिवीजन का हमने देखा, वो हाफ हाफ में जब डिवाइड करते हैं ना, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन में चली जाती है। ठीक है, ये उतनी हो गई। और लॉग ऑफ एन के साथ साथ जब वो प्रोसेस करता है हर स्टेप पे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ एन हो गई। जब वो दोनों को मिलाएगा तो बिग ऑफ एन लॉग ऑफ एन हो गई। इस तरह से जो एल्गोरिदम्स होते हैं, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर अरिथमेटिक टाइम में चली जाती है। ठीक है। ये हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि वो ये वाली जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो डिवाइड भी करते रहते हैं, और हर प्रोसेस को हर स्टेप पे डेटा को प्रोसेस भी करते रहते हैं। एक एग्जांपल है कि हम comparing every student's name in class list to find duplicates. When an algorithm compares every element with every other element, this leads to nested loop, where each element we perform an other n operation making it n square। ठीक है। ये कौन सा हो जाता है, ये क्वाड्रेटिक टाइम में चला जाता है। एक लूप है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है। अगर उसी लूप के अंदर एक और लूप भी आ जाती है, तो बाहर वाली लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई हो जाती है अंदर वाली लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, और इस तरह से वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक में चली जाती है। मतलब वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज में? अच्छा मैम, मैंने एक चीट शीट शेयर की है चैट में, तो वो आप ना लास्ट पे दिखा देना।
उसमें यह है कि ना सारा मतलब जो बेगो नोटेशंस है ना वो कैसे गोड से जो है ना हॉरिबल जा रही हैं, तो वो सारा शो हो रहा है उसमें। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन अगर कुछ समझ ना आया हो इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को लेके, अगर ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आज के लेक्चर में क्लियर हो गई ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे उनकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना। चलें आगे चलते हैं। अब एक और हमारे पास सिनेरियो आता है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है। प्रॉब्लम हमारे पास कोई आती है जो कि हर स्टेप पे डबल होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फिबोनाची कैलकुलेशंस आ गई कोई। ठीक है। मतलब हर स्टेप पे पॉपुलेशन डबल साइज में ग्रो करती जाती है। तो उस केस में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, 2 पावर n। ठीक है। हर स्टेप पे डबल हो रही है, कितनी, n रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारा इनपुट साइज है। इसकी एक एग्जांपल है कि हमारे पास, अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें कि हमारे पास कोई बैक्टीरिया कॉलोनी है। ठीक है। वो बैक्टीरिया जो है वो हर 2 घंटे में अपने आप को स्प्लिट कर रहा है। मतलब पहले घंटे में ना वो 2 हो गए, दूसरे घंटे में वो 4 बैक्टीरियाज बन गए, तीसरे घंटे में 8 हो गए, चौथे घंटे में 16 हो गए। इसलिए nth ऑफ r में क्या आ जाएगा, 2 पावर n पे चला जाएगा। मतलब पॉपुलेशन हर स्टेप पे डबल होती जा रही है होती जा रही है। तो इसलिए इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं हर स्टेप पे, तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लेते हैं big of 2। मतलब हर स्टेप पे वो डबल ग्रो कर रही हैं, और n जो कि इनपुट का साइज है उतनी ग्रो कर रही हैं। ठीक है। इस तरह के एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम 2 पावर में लेते हैं। मैम इसको थोड़ा सा काइंडली रिपीट कीजिएगा। ठीक है। सर इसका मतलब ये है कि लेट सपोज हम बैक्टीरिया की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। हमारे पास कोई बैक्टीरिया कॉलोनी है, बैक्टीरिया कह लें, कोई कोई सेल है। ठीक है। वो सिंगल सेल था, वो चल रहा था। लेकिन अब उसमें एक ऐसा फंक्शन है कि जैसे ही 2 घंटे गुजरेंगे ना वो अपने आप को 2 में डिवाइड कर लेगा। ठीक है। 2 में डिवाइड हो गया। अब 2 घंटे मजीद गुजरे, हर जो एक एक पार्ट था ना वो 2 2 में हो गया, तो टोटल हो गए 4। मतलब वो एक्सपोनेंशियली ग्रो किया, पहले वो 1 था, फिर 2 हो गया, फिर वो 4 हो गया। वो 4 जो थे वो 8 में कन्वर्ट हो गए, 8 जो थे 16 में कन्वर्ट हो गए। मतलब वो हर स्टेप पे जो है वो डबल होता जा रहा है। जैसे हमारे यानी पास, कि जैसे कि हमारी इनपुट बढ़ रही है तो हमारी आउटपुट भी आई थिंक वो बढ़ रही है। नहीं सारी, ये तो डिपेंड करता है फंक्शन हमने कैसा लिखा है। लेकिन यहाँ पे यार है रिकर्जन। बेसिकली अगर आपको आइडिया हो ना रिकर्जन कैसे काम करती है, उसमें ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है रिकर्सिव फिबोनाची कैलकुलेशन। अब फिबोनाची सीरीज जो होती हैं जिसमें हर नंबर जो है वो अपने पिछले 2 नंबर्स का एडिशन होता है। ठीक है। अगर आप उस पर रिकर्जन लगाएंगे ना वो रिकर्जन होती है कि एक फंक्शन अपने आप को ही दोबारा दोबारा कॉल करता रहता है। इस तरह से उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। ये जब हम रिकर्जन पढ़ेंगे ना उसमें काफ़ी हद तक सॉल्व आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी के लिए ये याद रखें, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पहले नहीं पढ़े तो आप ये याद रखें, अगर आप कोई फंक्शन लिख रहे हैं ना जिसमें आपकी कैलकुलेशन हर स्टेप पे डबल होती जा रही है, तो आपने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल टाइम में लेनी है। ठीक है सर, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। यानी कि हमारे इनपुट पे जो नंबर ऑपरेशन है वो बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं, तो टाइम हाँ में जी। उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी डबल होगी। हाँ जी। मैम रिकर्जन की आपने बात की है, जो रिकर्जन है वो हमेशा 2 ऑफ n होगी? नहीं सर, ये भी डिपेंड करता है कि रिकर्जन का फंक्शन हमने किस तरह से लिखा है। तो उसमें तो फंक्शन बार बार हमेशा रिकर्जन में अपना को कॉल करता जाता है। लेकिन सर डिपेंड करता है ना कि आपने वो फंक्शन किस जो है डेटा पे लिखा है।
और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन रही है। अब देखें, इसकी मल्टीपल एग्जांपल हो सकती हैं। जैसे अब हमने फिबोनाची पे लिखा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब फिबोनाची सीरीज क्या होती है? अपने पहले वाले दो नंबर्स का एडिशन, ठीक है। और जो है, अगर इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं फिबोनाची पे, वो लगाते हैं, रिकरियन। सॉरी रिकर्जन लगाते हैं फिबोनाची पे, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर वक्त में डबल होती है। ठीक है। अब रिकर्जन एक टेक्निक है जिसमें फंक्शन खुद को कॉल करता है जब तक बेस केस नहीं आता। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना डिफरेंट हो सकती है। अगर फंक्शन हर स्टेप में सिर्फ एक रिकर्सिव कॉल करे ना, ठीक है, तो टोटल कॉल्स हमारी एन होंगी, इसलिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही होगी। ऐसे ही है सर? यस मैम। लेकिन अगर रिकर्जन प्रॉब्लम में हर स्टेप में आधी हो जाए, मतलब अ, हमने कोई एल्गोरिदम लिखा, उसमें हमने रिकर्जन लगाई और उसमें जो प्रॉब्लम है हमारी आधी आधी होती जा रही है, तो इस केस में क्या होगा? बाइनरी सर्च वाली लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। ऐसे ही है सर? सर किसका क्वेश्चन था? ये मुनीब हुसैन का। हाँ जी सर, मुनीब। और तीसरी हमारे पास अगर एक और सिनेरियो मेरे इस वक्त जहन में आ रहा है कि जब रिकर्सिव कॉल होती हैं, मल्टीपल कॉल्स होती जाती हैं। अगेन हमारे पास फिबोनाची रिकर्जन की ही एग्जांपल आ रही है कि हमने एक फंक्शन कॉल किया जो कि आगे से दो बार उसी फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, क्योंकि हर नंबर अपने से पिछले वाले दो नंबर्स का एडिशन है। तो वो क्या हो रही है इस केस में, हमारी जो एक्सपोनेंशियली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, और इस केस में हमारी बिग ऑफ 2n में जा रही है, क्योंकि ये कॉल बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर फंक्शन अपने आप को दो दो बार कॉल कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि हर बार रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ही हो, एक्सपोनेंशियल हो, डिफरेंट हो सकती है। ये डिपेंड करता है हमारे फंक्शन पे। ठीक है सर, समझ आ गया? बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन? और जैसे भी आपने बताया कि दो दफा कॉल करते हैं तो 2 raised to power n हो जाता है, तो इसी हम्म। तरह अगर कोई फंक्शन हो जो 3 दफा कॉल करे या 4 टाइम्स कॉल करे तो उसी तरह वो 3 raised to power n 4 raised to power n होगा। मैम ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखें, अगर टू ऑफ एन जा रहा है ना, और अगर वो, जैसे लोग बाइनरी सर्च में हम लोग रैथमिक कॉम्प्लेक्सिटीज लेते हैं और उसमें हम 3 या 4 टाइम्स जो है वो 1/3 में कन्वर्ट हो रही है, 1/4 में जा रहा है, तो हम कांस्टेंट को जो है कंसीडर नहीं करते। इधर भी ऐसे ही है कि हम कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते, और बिग ऑफ 2 ऑफ n में ही वो कॉम्प्लेक्सिटीज रहती हैं, और इसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं और कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप जब ये टाइम कम्प्लेक्सिटी और ये आप पढ़ रहे हो तो एक दफ़ा आपके पढ़ने से ना ये दोबारा नहीं भूलनी चाहिए। आई थिंक मैं तो 2-3 दफ़ा इसको पहले टॉपिक को अच्छे से ना कवर कर सकूं, लेकिन मुझे फिर ये भूल जाती हैं। तो इसका क्या वो तरीकाकार होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस कैसे करें? लीड कोड के भी मैंने आई थिंक 48 क्वेश्चन सॉल्व किए। सर इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले तो इन कॉन्सेप्ट्स को अब जहन नशीन कर लें। ठीक है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ये लोग बता रहे थे कि जो डेवलपर्स हैं, जो कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, उन्होंने ये कॉम्प्लेक्सिटीज कैलकुलेट करना अपने फिंगर टिप्स पे रखा होता है। अब जैसे हम लोगों ने ये सारा कुछ पढ़ा है ना, अब बाइनरी सर्च हमारे सामने आएगी ना, हमें फौरन पता चल जाएगा कि हमने लॉग में कॉम्प्लेक्सिटी लेनी है। तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को पहले तो क्लियर करें, और उसके बाद जैसे जैसे आप लीड कोड करते जाते हैं ना, तो आप पहले खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करें, हिंट लें, कैलकुलेट करें और फिर आंसर देखें। और तीसरा तरीका ये हो सकता है
कि आप चैट जीपीटी पे जाएं और उसे बोलें कि मुझे डिफरेंट एल्गोरिदम्स लिख के दो, और जो है ना मैं गेस करूंगा कि इनकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। इस तरह जब आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके माइंड पैटर्न्स बनने शुरू हो जाएंगे कि मैं इस फंक्शन को मैंने देखा हुआ है, इसकी ये हो सकती है, तो इसकी भी यही होगी। तो प्रैक्टिस है सर। डीएसए इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है प्रैक्टिस करें, और सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करनी। हम लोग अक्सर ऐसे करते हैं कि हम प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग हर रोज नया क्वेश्चन कर रहे हैं, दिन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन कर रहे हैं, और बस अगले दिन अगले, अगले हफ्ते अगले क्वेश्चन, और पिछले क्वेश्चन हम भूलते जाते हैं। आप हमेशा एक वीक के बाद आपने जितने क्वेश्चन किए हैं, एक दिन आप जो है प्रैक्टिस स्किप करें, और अपने सारे पिछले वाले क्वेश्चन जो हैं वो रिवाइज करें, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देखें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज देखें कि आपने कैसे कैलकुलेट की थी। आपने नोट्स बनाए होंगे, अपने नोट्स को गो थ्रू करें, ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में जो हैं वो फ्रेश रहें। इस तरह आपको जो है ना एक पुश मिलता रहेगा, आप में कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि हाँ ये मैंने किया हुआ है और ये मेरे माइंड में फ्रेश भी है, मैं इस तरह के क्वेश्चन बाद में भी कर सकता हूँ। इस तरह की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मुझे पहली बार करने में ये प्रॉब्लम आई थी, और मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट टाइम भी मुझे यही वाली टेक्निक्स लगानी है। तो सर प्रैक्टिस करें बस। श्योर मैम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, हम आगे चलते हैं। स्टेप्स टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वही तरीका जो हमने पहले डिस्कस किया है कि सबसे पहले तो प्रोग्राम को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में जो है बांट लें, कि उसमें लूप्स कितनी है, फंक्शंस कॉल है, रिकर्जन है, हर अलग अलग चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, हर पार्ट को डिफरेंट सेपरेटली सॉरी इंडिविजुअली और सेपरेटली एनालाइज करें कि हर पार्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। फिर उनके जो रिजल्ट्स निकलते हैं उन सबको कंबाइन करें, और फिर देखें कि जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल रहा है कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉप करके और लोअर ऑर्डर टर्म्स को ड्रॉप करके, जो हमारे पास रिजल्ट निकल रहा है वो हमारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। मतलब अगर लोअर ऑर्डर टर्म से मतलब ये है कि अगर हमने कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं वो एनालाइज की हैं, जिसमें आ गया बिग ऑफ एन आ गया और बिग ऑफ लॉग ऑफ एन आ गया, तो जो लॉग ऑफ एन है वो तो लोअर ऑर्डर हो गई ना, तो फिर उस फंक्शन की ओवरऑल टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ एन ही बनेगी इन जनरल केस। लेकिन ये हम कैलकुलेट करने के बाद ही डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है। अम, वही बात है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे फंक्शन में, हमारे प्रोग्राम में कोई लूप लगी हुई हैं। अगर तो कोई सिंगल लूप है ना जो कि एन आइटम्स पे जा रही है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। अगर कोई नेस्टेड लूप है, नेस्टेड लूप से मतलब क्या है, लूप विद इन अ लूप, ठीक है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन। बाहर वाली लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, अंदर वाली लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन। जब वो दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो बिग ऑफ एन स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों को एनालाइज करना है और वो दोनों ही हमारे प्रोग्राम के प्रोसेसिंग और आउटपुट आने पे इफेक्ट करेंगे। इसलिए हम लोग दोनों को सॉरी दोनों को ऐड अप करेंगे, और फिर हम अपनी फाइनल टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये है कि हम देखें कि हमारे प्रोग्राम में रिकर्सिव कॉल्स कितनी चल रही हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी रिकर्जन चल रही है बाइनरी सर्च पे, तो बिग ऑफ लॉग ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि हम लोग हर स्टेप पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और कांस्टेंट जो है वो हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि कांस्टेंट हम ड्रॉप कर देते हैं। लेट्स सपोज, फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि हमारी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमने सारे स्टेप्स कैलकुलेट किए और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली है बिग ऑफ 2n+5। तो हम जो है 2 और 5 हमारे पास कांस्टेंट है, इनको ड्रॉप कर देंगे और जो हमारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n रह जाएगी। आई नो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। अभी देखने में फर्स्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेंगे, लेकिन ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे
तो ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, मसला नहीं है इसमें, बस प्रैक्टिस करते रहें। जी सर हमजा, आपका कोई क्वेश्चन था? जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने ये जो 5 टाइप्स पढ़ी हैं डिफरेंट, हाँ मतलब जी। यही टाइप्स हैं, ये इसके अलावा भी हो सकती हैं? मतलब ये किस तरह हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि यही हो सकती हैं केसेस, और इसी तरह के एल्गोरिथम हो सकते हैं? क्योंकि एल्गोरिथम तो बहुत सारे होते हैं, तो वो सारे किस तरह मतलब इन्हीं कैटेगरीज में लाई करते हैं, या एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी हो सकती हैं? सर बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कैलकुलेट करने के यही स्टेप्स हैं। अब आप देखें कि मैथमेटिकल फंक्शंस कितने हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। बेसिक्स तो यही है ना, इन्हीं को यूज करके हम कितनी कितनी बड़ी कैलकुलेशंस कर जाते हैं। तो इसी तरह बेसिक्स तो यही है, और इन्हीं को यूज करके हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फंक्शन की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिकली सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो हमने पढ़ी हैं बेसिक्स यही हैं, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन्हीं बेसिक्स को यूज करके हम अपने फंक्शंस की और प्रोग्राम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अब चलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। आई जी। हैव अ अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स में ना इस तरह होता है कि जैसे आपने कहा है कि स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो और सब को ऐड अप कर दो, तो कुछ में हम्म। कॉम्प्लेक्सिटीज मल्टीप्लाई भी हो रही होती है, एन स्क्वायर इंटू एन। तो वो मल्टीप्लाई कब करते हैं और ऐड अप कब करते हैं? ठीक है सर, मल्टीप्लाई इस केस में करते हैं जब मोस्टली ऐसे होता है कि जब हमारे पास मैट्रिसेस आ जाती हैं। मैट्रिक्स का आपको पता है ना कि मैट्रिक्स कैसे बनता है, 2x2 का बन रहा है या 3x3 का बन रहा है। तो वो बेसिकली ऐसे हो जाता है कि वो नेस्टेड लूप्स में चला जाता है। तो इस केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो इंडिपेंडेंट लूप्स होती हैं और फंक्शन कॉल्स होती हैं उनको हम ऐड करते जाते हैं। बेसिकली जो है ना, ऐड और मल्टीप्लाई करने का जो असूल है एल्गोरिदम के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जब ऑपरेशन हमारे पास सिक्वेंशियल, अगर हम इसको इजी वर्ड में बोले ना, जब हमारे ऑपरेशन सिक्वेंशियल फॉर्म में हो ना, मतलब अगर कोड के पार्ट एक के बाद एक चलते हैं, मतलब सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को ऐड करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक लूप लिखी जो कि लेट्स सपोज एक्स वाई जी काम करती है, काम करके अपना रिजल्ट जो है वो, जो उसका काम था वो आउटपुट करवा देती है। फिर हमने एक और लूप लिखी जो कि ए बी सी काम करती है। ठीक है, इस तरह पहली लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन, दूसरी लूप की कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन, और जाएगा बिग ऑफ 2n। टू को हम ड्रॉप कर देंगे, फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ गई बिग ऑफ एन। लेकिन जब हमारे पास नेस्टेड लूप्स आ जाती हैं ना, लूप विद इन अ लूप, अगर लूप एक दूसरे के अंदर कह लें हो, तो ऑपरेशंस मल्टीप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक फॉर लूप लगाई जो कि लेट्स सपोज हमारे इनपुट साइज की रेंज तक चल रही है। उसी लूप के अंदर हमने एक और फॉर फॉर लूप लगा ली जो कि हमारी इनपुट साइज की रेंज ऑफ एन तक चल रही है, और उन दोनों वो दोनों लूप मिलके ना कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं। इस तरह आउटर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन टाइम्स, इनर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन एन टाइम्स। तो टोटल ऑपरेशन हमारे क्या हो जाएंगे, एन मल्टीप्लाई बाय एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस केस में क्या हो गई, बिग ऑफ एन स्क्वेयर। तो आप ये चीट शीट याद रख लें कि जब सिक्वेंशली हमारा प्रोग्राम कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है तो हम ऐड करते हैं, और जब लूप्स विद इन लूप्स आ जाती हैं तो इन अदर टर्म्स नेस्टेड लूप्स आ जाती हैं तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मुझे एक और एग्जांपल याद आ रही है कि लूप, लेट्स सपोज अगर लूप साइजेस डिफरेंट हो, ठीक है, पहले वाली लूप चल रही है लेट्स सपोज एन टाइम्स, दूसरे वाली लूप जो चल रही है वो एम टाइम चल रही है। ठीक है, तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर आपको लगता है क्या होगी? जैसे हमारी पहली लूप जो है वो भी एन टाइम्स चल रही थी और इनर लूप भी एन टाइम चल रही थी, तो हमने उनको मल्टीप्लाई किया,
एन स्क्वेयर आ गया। दूसरा हमारा केस है, पहली लूप एन तक चल रही है और इनर लूप जो है वो एम टाइम्स चल रही है, तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एन इंटू अगर एम। मैम इसमें नेस्टेड है तो n मल्टीप्लाई m होगी। अगर वो एग्जैक्टली। पैरेलल है तो n प्लस m होगी पैरेलल लूप में। एग्जैक्टली। तो इस तरह से यहाँ बस छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपने याद रखने हैं और आप इजीली जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर लोगे। और एक और, लेट्स सपोज हमारे पास फंक्शन है, एक लूप है, उसके अंदर कोई फंक्शन है जो n टाइम्स चल रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज लूप के अंदर कोई रिकर्जन हो रही है, तो इस केस में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? पहली लूप जो है हमारे हमारे पास n टाइम्स चल रही है और उसके अंदर रिकर्जन हो रही है n टाइम्स, तो इस केस में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? एन स्क्वायर। कैसे? नहीं, इसमें ना, इसमें जो वर्स्ट केस होगा ना वो आएगा जो कि रिकर्जन का होगा। तो ऊपर वाला जो फर्स्ट लूप होगा वो तो बिग ऑफ n चल रहा है। नहीं सर, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हमारी जो रिकर्जन है ना वो n टाइम्स चल रही है। रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n टाइम्स है। अभी सर आकिब से पहले किसने आंसर किया था? मिस मुनीब मैंने ने। जी सर, मुनीब आप क्या कह रहे थे? मैम मैं कहता एन स्क्वायर। और वो कैसे? जो लूप है उसकी एन है, और हम्म। आप उसके अंदर रिकर्जन हो रही है लूप के अंदर, हम्म। उसकी भी आपने कहा एन है। हम्म। जैसे आपने कहा मल्टीप्लाई कर देंगे अगर लूप के अंदर कुछ हो रहा है तो। हाँ जी सर, एग्जैक्टली exactly। इस केस में हमारे पास जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n बाय n करके n स्क्वेयर आएगी। तो लेकिन मैम, हम्म। रिकरियन की टाइम कम्प्लेक्सिटी एन फैक्टोरियल नहीं होती? सर ये भी डिपेंड करता है, मैंने अभी इसीलिए आपको क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन करके बताया कि जो हमारा रिकर्जन फंक्शन चल रहा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n टाइम्स है। ओके। तो और ये दूसरा फंक्शन। आपने एक एक हम्म। एक एग्जांपल मेंशन की थी कि हमारी लूप है वो एन टाइम्स चल रही है, उसके अंदर एक नेस्टेड लूप है वो एम टाइम्स चल रही है। हाँ जी। इसमें एन और एम में क्या फ़र्क है? एन तो हमें पता है कि वो इनपुट साइज होता है, एम क्या है इसमें? वो उस m। लूप का इनपुट साइज होगा। वो कोई भी लूप ओके, का एक पार्ट हो सकता है। चलो वो भी मतलब इनपुट ही है एक। हाँ जी। सर हम ठीक है। सारा कुछ इनपुट पे ही, जो भी फंक्शन लिखेंगे हम अपनी इनपुट पे प्रोसेस करने के लिए एल्गोरिदम्स लिख रहे हैं ना, तो इनपुट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे सारा कुछ। मैम इसी तरह अगर तो कोई एक लूप है, उसके अंदर हम्म। नेस्टेड लूप नहीं है, लेकिन एक लूप के अंदर मैं इफ कंडीशन लगा के कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा एग्जाम्पल। हूँ। फॉर एग्जाम्पल एच से मैं कहता हूँ कि कोई एक फॉर लूप चलाया मैंने अरे पे, ठीक है, और मैंने कोई एक उसके अंदर इफ कंडीशन लगा दी। लेट्स से मैं कोई इन इन प्लेस मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई इफ कंडीशन पे मैंने कुछ डिजिट्स मूव करने हैं। ठीक है, हम्म। अगर तो मेरा फलाना नंबर ये है तो आप इस नंबर को उधर मूव कर दो। हम्म। तो इस कंडीशन में एन होगी या एन स्क्वेयर बनेगी? सर आपको क्या लगता है? आपने अपने क्वेश्चन में ही अपना आंसर भी दिया है। लूप चला एन टाइम्स हो गया और फिर वो चेक कर रहा है, तो आई गेस उसकी भी होनी चाहिए एन टाइम्स। सर अगर लूप के अंदर इफ कंडीशन हो ना, तो आम तौर पे अगर हम जनरल केसेस की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होती, क्योंकि इफ जो है वो इटसेल्फ तो एक लूप नहीं है ना, वो सिर्फ चेक होता है। आसान अल्फाज में अगर हम देखें तो लूप जो है वो आइट्रेशंस बढ़ाता है और इफ कंडीशन सिर्फ कंडीशन चेक करता है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो है ना वो लूप के बराबर ही रहती है। लेट्स सपोज आपने जो कहा कि हमने एक फॉर लूप लगाई, उसके अंदर हमने एक इफ कंडीशन लगा ली, लेट्स सपोज या तो वो इन प्लेस मॉडिफिकेशन कर रही है या कोई चेक कर रही है कि हमारा कोई सर्टेन एलिमेंट किसी लेट्स सपोज 0 1 से बड़ा या छोटा है। तो यहाँ पे हमारा एनालिसिस जो है वो एन टाइम्स ही चल रहा है, हर आइट्रेशन में कंडीशन जो है वो चेक हो रही है, ठीक है। वो हमारे कांस्टेंट टाइम में ही चेक हो रही है, तो हमारा टोटल ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं? एन, और कांस्टेंट टाइम में हर ऑपरेशन चेक हो रहा है इसलिए बिग ऑफ 1, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही रहेगी।
इफ ओके। कंडीशन इटसेल्फ जो है वो एक सिर्फ एक चेक कंडीशन है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो मैम वो आपने अभी मर्ज सॉर्ट का बताया, उसमें उसमें फिर क्यों एन मल्टीप्लाई करते हैं लॉग ऑफ एन के साथ? सर मर्ज सॉर्ट देखें, मर्ज सॉर्ट जो है ना वो डिफरेंटली, मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, ये जो कॉम्प्लेक्स किस्म के एल्गोरिदम है ना, ये अलग तरीके से काम करते हैं। ये दो पार्ट में काम करते हैं। ये इस तरह से काम करते हैं कि हमारे पास कोई इनपुट आई, बाइनरी सर्च की तरह इन्होंने उस पर कोई सर्च ऑपरेशन भी किया, सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के साथ साथ ना इन्होंने जो हमारे पास डेटा बचता है ना उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग भी की। उस प्रोसेसिंग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो एन टाइम्स चलती है, क्योंकि हर स्टेप पे अब सर अब यहाँ पे ना हम दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि लूप के अंदर जब इफ कंडीशन आती है ना तो उसकी जनरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई नहीं होती, लेकिन जब हम बात करते हैं ना मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट और क्विक सॉर्ट की, इनमें क्या हो रहा है, इनमें जब डिवीजन हो रही है वो अलग लॉगरिथमिक टाइम में जा रहा है। और दूसरी बात ये हो रही है कि हर स्टेप पे जब वो इनपुट को डिवाइड करता है ना दो पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में, वो हर पार्ट को प्रोसेस कर रहा है। वो पूरे पार्ट को प्रोसेस कर रहा है, हर स्टेप पे प्रोसेसिंग के लिए हमने एन लिखा था वहां पे। वो उस फंक्शन के अंदर वाली किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो आप ऐसे समझ लें कि वो जनरल तौर पे एक स्टेप को प्रोसेस करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी है, इसलिए उन एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन, लॉग ऑफ एन। तो मैम ये आप इफ इस तरह समझ लेना। कंडीशन कैसे की है? सॉरी। अच्छा जैसे मैम, इंटरप्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट रह गए, अगर आपने लेक्चर कंप्लीट करना है तो वो कर लें, फिर आप क्वेश्चन ले लें। सर श्योर मैम। मुझे नहीं लगता कि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आज कवर कर सकेंगे। सर मुझे एक और एग्जांपल याद आ रही है कि अगर इफ कंडीशन के अंदर लूप हो ना तो फिर हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकता है, कि आउटर लूप हमारी एन टाइम चल रही है, इनर लूप एन टाइम चल रही है। फॉर एग्जांपल हमने फॉर लूप लगाई, इफ कंडीशन लगाई, और इफ कंडीशन के अंदर हमने एक और फॉर लूप लगा ली। इस सिनेरियो में जो है ना हम वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली ये भी लूप विद इन लूप का केस हो गया। सिंपल रूल ना आप ये याद रखें कि अगर लूप और इफ कंडीशन है प्लस, मतलब लूप लगी हुई है और उसके अंदर एक इफ कंडीशन लगी हुई है तो बिग ऑफ एन, नेस्टेड लूप्स हैं तो बिग ऑफ एन स्क्वेयर। अगर इनसाइड लूप है और लूप के और उस इफ, सॉरी, एक लूप है उसके अंदर एक इफ कंडीशन लगी हुई है और उस इफ कंडीशन के अंदर कोई भी लूप नहीं है तो भी बिग ऑफ एन ही। लेकिन अगर उस इफ कंडीशन के अंदर एक और लूप लगी हुई है तो फिर बिग ऑफ एन स्क्वेयर। आप ना इतना याद रखें कि हमारे पास जो इनपुट है ना, अगर जो एक लूप लगी हुई है एन टाइम्स इनपुट पे, अगर उसके अंदर जो कंडीशन है उस कंडीशन में हम अगर इनपुट को छेड़ रहे हैं, आइदर हम इनपुट की लेंथ को डिवाइड कर रहे हैं या उसे हम बढ़ा रहे हैं, तब ये हमारा केस जो है ना वो ओ ऑफ एन ही रहेगा, फिर हम ये लॉग ऑफ एन की तरफ चले जाएंगे। जिस तरह हम बाइनरी सर्च में इसी तरह ही करते हैं ना, हमारे पास इनपुट होती है उस पर हम आइट्रेट करते हैं। उस आइट्रेशन के दौरान हम चेक कर एक कंडीशन लगाते हैं उसके लूप के अंदर कि भैया पहले आप चेक करें कि ये इसकी मिड पे आप देखें, इसको टारगेट हमारा मिड पे मिल रहा है या नहीं। मिड पे नहीं है तो फिर उसको हम दोबारा देखते हैं कि हम कंडीशन लगाते हैं कि हमारी जो टारगेट है वो मिड के लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। अगर राइट साइड पे है तो हम फिर लेफ्ट को बिल्कुल छोड़ देंगे। अब हमारी जो इनपुट है वो उसका साइज बिल्कुल आधा खत्म हो गया है। अब हम जो हमारे पास आधी रह गई है हम उसको फिर हम वो करेंगे ना, उस पर दोबारा आइट्रेट करेंगे, फिर उसका हम मिड देखेंगे, उसको उस हिसाब से ना फिर ये चलता जाएगा। इस तरह हमारी ये log n बन जाती है। सही है, थैंक यू। और आई गेस जब हम वो एल्गोरिदम भी करेंगे तो तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सकल। थैंक यू सर।